दोपहर के ठीक 12 बजे जब सूरज ठीक सिर पर हो, तब अरब प्राय द्वीप के इस तपते हुए रेगिस्तान को जरा करीब से देखिए। आइए, आप और मैं मिलकर इस विशाल सोलर फील्ड के ठीक बीचों बीच खड़े होते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इंसानों ने इस पूरे ग्रह के सबसे बड़े ऊर्जा स्रोत पर कब्जा करने का दावा किया है। हमारे सामने पूरी कतार में लगे हुए लाखों काले सोलर पैनल्स सीधे धूप को अपने अंदर सोख रहे हैं। पहली नजर में ये आधुनिक इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी जीत लगती है। ऐसा लगता है कि हम इंसानों ने सचमुच भविष्य को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन रुकिए, यहां सिर्फ एक तरफा सच दिखाया जा रहा है। असली कहानी कुछ घंटों बाद शुरू होती है। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं और दुबई का आसमान अब एक गहरे, दहकते हुए नारंगी रंग में बदल रहा है। जैसे ही शाम ढलती है, आसमान छूने वाली इन कांच की गगनचुंबी इमारतों के अंदर बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। और ठीक इसी समय वो सूरज, जिसे इस आधुनिक शहर के मसीहा के रूप में प्रचारित किया गया था, चुपचाप आसमान से रुखसत होने लगता है। रोशनी के साथ साथ सोलर बिजली का उत्पादन भी पूरी तरह गायब हो जाता है। लेकिन जो चीज गायब नहीं होती, वो है यहां की जानलेवा गर्मी। दिन भर में लाखों टन कांच, कंक्रीट और डामर ने जिस झुलसाने वाली तपन को सोखा है, वो अब भी शहर के सीने में दबी हुई है। एक खोजी पत्रकार के रूप में मेरा मकसद ये सवाल उठाना नहीं है कि सोलर ऊर्जा काम करती है या नहीं। बेशक करती है। पर असली कड़वा सवाल, जिसे चमचमाते विज्ञापनों में छुपा लिया जाता है, यह है कि सूरज ढलने के बाद इस मरुस्थलीय शहर को जिंदा रखने के लिए हमें कितनी विशालकाय मशीनरी की जरूरत पड़ेगी। अगर इस पूरी धरती पर कोई ऐसी जगह है जहां सौर ऊर्जा को हर हाल में जीतना ही होगा, तो जगह दुबई है। उदाहरण के लिए मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क को ही देख लीजिए। यह महज एक बिजली संयंत्र नहीं है, बल्कि अपनी ताकत दिखाने का एक बहुत बड़ा ऐलान है। रेगिस्तान की अनंत सीमाओं तक फैला ये पार्क अरबों डॉलर के निवेश को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य साल 2030 तक 8,000 मेगावाट से अधिक बिजली पैदा करना है। कागज पर देखें तो दुबई के पास इस हरित क्रांति के लिए 3 अचूक हथियार मौजूद हैं। पहला, साल के लगभग हर दिन बरसने वाली बेतहाशा धूप। दूसरा, बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए मीलों तक फैला खाली रेगिस्तान। और तीसरा, वो असीमित पैसा, जिसकी बदौलत ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स खड़े किए जा रहे हैं जिनके बारे में दूसरे देश सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। जब आप इसके मास्टर प्लान को देखते हैं तो प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाते। वे रेगिस्तान की उस जानलेवा धूप को जीवनदायी बिजली में बदल रहे हैं। लेकिन दुबई के पास केवल सौर ऊर्जा की बेजोड़ सप्लाई ही नहीं है, बल्कि यहां एक और भी ज्यादा गंभीर बात है। इस शहर में बिजली की सबसे बड़ी मांग उसी क्षण पैदा होती है जब सूरज अपने सबसे आक्रामक रूप में होता है। इंजीनियर्स इसे एक सटीक समीकरण कहते हैं। आम शहरों में बिजली की मांग शाम को बढ़ती है जब लोग काम से घर लौटते हैं। लेकिन इस मरुस्थलीय महानगर में तपती गर्मियों के दौरान ग्रिड पर सबसे ज्यादा लोड दोपहर और शाम 6 बजे के बीच होता है। इसे इस व्यवस्था का सुनहरा मौका माना जाता है। बाहर जितनी भयंकर गर्मी होगी, भीतर एयर कंडीशनिंग की मांग उतनी ही तेजी से बढ़ेगी, जिससे ये खेल पूरी तरह से सूरज के नियंत्रण में आ जाता है। और ठीक इसी समय सोलर पैनल्स भी अपनी पूरी ताकत से बिजली का उत्पादन करते हैं। यानी सूरज ही वो भयंकर गर्मी पैदा करता है और सूरज ही उस गर्मी से लड़ने के लिए बिजली भी मुहैया कराता है। हर दिन कुछ घंटों के लिए यह तालमेल बिल्कुल सटीक बैठता है। पारंपरिक गैस पावर प्लांट्स पर लोड कम हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे इस शहर ने अपनी बीमारी का इलाज खुद ही ढूंढ लिया है। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर मुझे आपको यह सचेत करना होगा कि यह समीकरण तभी तक सही दिखता है जब तक आप वक्त को सूरज ढलने से पहले ही रोक दें। इस पूरी व्यवस्था में पहली दरार किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं आती, बल्कि थर्मोडायनामिक्स के बुनियादी नियम के कारण आती है। सच तो यह है कि रोशनी और गर्मी कभी भी एक ही समय पर सफर नहीं करते हैं। जब सूरज ढलना शुरू होता है तो आसमान से बरसने वाली सीधे सौर ऊर्जा बहुत तेजी से कम होने लगती है। पूरी तरह से फोटॉन्स पर निर्भर रहने वाले ये सोलर पैनल्स तुरंत दम तोड़ देते हैं। बिजली उत्पादन का ग्राफ अचानक नीचे गिर जाता है, लेकिन शहर का तापमान रत्ती भर भी कम नहीं होता। पिछले 10 घंटों से यह आधुनिक शहरी ढांचा एक बहुत बड़ी थर्मल बैटरी की तरह काम कर रहा था। गगनचुंबी इमारतों के शीशे,
बड़े बड़े विला की छतें और मीलों लंबी डामर की सड़कें, इन सभी ने दिन भर की भीषण गर्मी को अपने अंदर सोख लिया है। जैसे ही शाम गहराती है, फोटोवोल्टिक पैनल से मिलने वाली बिजली पूरी तरह से गायब हो जाती है। लेकिन शहर के बदन में फंसी वो असहनीय तपन वैसी की वैसी ही बाहर निकलने के लिए मचलने लगती है। इसके बावजूद इमारतों के भीतर की भारी गर्मी को लगातार बाहर फेंकना बेहद जरूरी है। लोग अपने दफ्तरों से घरों को लौट रहे हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डे, डेटा सेंटर्स और चौबीसों घंटे चलने वाले अस्पताल, इनमें से कोई भी अपनी गतिविधि बंद नहीं कर सकता। आसमान से मिलने वाली मुफ्त की सौर ऊर्जा तो अब चली गई है, लेकिन शहर के कंक्रीट में फंसी तपन जस की तस खड़ी है। यहीं से दुबई की जरूरत और सूरत से मिलने वाली बिजली के बीच एक बहुत बड़ा और डरावना फासला पैदा होने लगता है। आइए एक दिन के समय को उल्टी गिनती की तरह देखते हैं। दोपहर के ठीक 12 बजे ये पूरी व्यवस्था अपनी सबसे खूबसूरत स्थिति में होती है। सूरज ठीक आसमान के बीचों बीच चमक रहा है, सोलर बिजली ग्रिड में तेजी से दौड़ रही है और ये असीमित ऊर्जा लगभग मुफ्त में मिल रही है। इस समय ग्रिड ऑपरेटर्स भारी मात्रा में बिजली का प्रबंधन कर रहे होते हैं, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में रहता है। दोपहर के 3 बजे तापमान और कूलिंग की मांग दोनों एक साथ अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। ग्रिड बिना किसी परेशानी के काम कर रहा है और सूरज की बेतहाशा किरणों से भरपूर बिजली मिल रही है। लेकिन शाम के 5 बजते ही ये फायदा कम होने लगता है। सूरज धीरे धीरे नीचे ढलने लगता है और सोलर पैनल से बनने वाली बिजली में साफ गिरावट देखी जा सकती है। इसके विपरीत बाहर का वातावरण अब भी दम घोटने वाली गर्मी से भरा हुआ है और इस आलीशान शहर के कंक्रीट के ढांचे में बंद तपन अभी तक बाहर निकलना शुरू भी नहीं हुई है। ये वो पल है जहां पर्दे के पीछे का खतरा चुपके से दस्तक देने लगता है। शाम के 6:30 बजे बिजली के ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से पूरी तरह जुदा हो जाते हैं। सीधे सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली मानो किसी गहरी खाई में गिर जाती है। लेकिन ठीक इसी वक्त शहर का टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरह जाग उठता है। सड़कों की बत्तियां, इमारतों की रंग बिरंगी लाइट्स और घरों के करोड़ों बल्ब एक साथ चालू हो जाते हैं। जिन जगहों को दिन भर ठंडा रखा गया था, उन्हें रात भर ठंडा रखना ही होगा। रात के 8 बजे यह शहर पूरी तरह से अंधेरे में भी धलक रहा है। यहीं पर हमें समझ आता है कि यह लड़ाई सालाना औसत बिजली उत्पादन की नहीं है। अगर रात में आपका पूरा ग्रिड ही ठप हो जाए, तो दोपहर में बनाई गई बिजली का कोई मूल्य नहीं रह जाता। असली चुनौती बिना किसी रुकावट के लगातार भारी मात्रा में बिजली देने की है। दुबई जैसे शहर में एयर कंडीशनिंग अब कोई विलासिता नहीं रह गई है। ये एक ऐसा अदृश्य ढांचा है जिसके बिना ये पूरा शहर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस खतरे को समझने के लिए आइए हम और आप इसकी मांग के स्तरों को गहराई से देखें। दुबई जैसी जगह को महज 1 घंटे के लिए भी गर्म होने नहीं दिया जा सकता। यहां कूलिंग की मांग सिर्फ आराम के लिए नहीं है, बल्कि ये 3 बेहद कड़े स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर है ऐशो आराम और जीवन शैली, जिसमें आलीशान अपार्टमेंट, विला और महंगे शॉपिंग मॉल्स आते हैं। दूसरा स्तर है आर्थिक अस्तित्व, जिसमें बड़े कॉरपोरेट दफ्तर, हवाई अड्डे, विशाल वेयरहाउस और वे सर्वर फार्म शामिल हैं, जो पूरी दुनिया के पैसों के लेन देन को संभालते हैं। इनके बिना वैश्विक अर्थव्यवस्था थम जाएगी। लेकिन तीसरा स्तर सबसे संवेदनशील है। वो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें अस्पताल, दवाओं के कोल्ड स्टोरेज और टेलीकॉम हब्स शामिल हैं। दुनिया के बाकी शहरों में एसी सिर्फ एक घरेलू उपकरण हो सकता है, लेकिन इस जानलेवा रेगिस्तानी माहौल में ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। दुबई की कुल बिजली की लगभग 70% मांग केवल इसी कूलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इस निर्भरता के पीछे एक और भी अंधेरा पहलू है, जो सीधे तौर पर यहां की अर्थव्यवस्था के मौजूदा हालात से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए दुबई मरीना की शानदार इमारतों या यहां के महंगे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को ही देख लीजिए, जो बाहर से देखने में किसी फिल्म के सेट की तरह चमचमाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। हाल के सालों में दुबई के इस बेहद महंगे रियल एस्टेट बाजार में ओवर सप्लाई का एक खामोश संकट पैदा हो गया है। यहाँ गगनचुंबी शीशे की इमारतें हैं, मिशेलिन स्टार वाले होटल और विशाल लॉबी हैं, जो अक्सर ऑफ सीजन में खाली पड़ी रहती हैं। लेकिन यही इस लग्जरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जाल है। आप चाहकर भी यहाँ की कूलिंग बंद नहीं कर सकते।
अगर आप दुबई की किसी बंद कांच की इमारत में मात्र 48 घंटों के लिए भी एसी बंद कर दें, तो उसका अंदरूनी हिस्सा एक भट्टी में बदल जाएगा। नमी के कारण दीवारों पर फंगस और फफूंद जम जाएगी, जो करोड़ों डॉलर की महंगी फिटिंग्स को बर्बाद कर देगी। खाली पड़ी लॉबी, सूनी सड़कें या खाली पड़े शानदार फ्लैट, चाहे कुछ भी हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मशीनरी को लगातार चलते रहना ही होगा। इस पूरी व्यवस्था का भ्रम बनाए रखने के लिए खाली कमरों और वीरान लॉबी की हवा को ठंडा रखने की भारी कीमत शहर को हर हाल में चुकानी ही होगी। इस सिस्टम में किसी भी चूक की गुंजाइश रत्ती भर भी नहीं है, और इस सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जितने बैकअप सिस्टम जोड़े जाते हैं, उन सभी की कीमत आसमान छूने वाली होती है। लेकिन दुबई के योजनाकार कोई नादान नहीं है। वे सालों पहले ही इस आने वाले गहरे संकट को भांप चुके थे, और उन्होंने सूरज की ऊर्जा को रात में कैद करके रखने के लिए खास मशीनें भी तैयार की। पहला रास्ता निकाला गया कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर यानी सीएसपी का। आम सोलर पैनलों के विपरीत, जो रोशनी को तुरंत बिजली में बदलते हैं, सीएसपी विशाल शीशों की मदद से धूप को एक जगह केंद्रित करता है और उससे पिघले हुए नमक को गर्म करता है। ये उबलता हुआ तरल नमक घंटों तक अपनी गर्मी को बचाकर रख सकता है। जब सूरज डूब जाता है, तब इसी संचित गर्मी से पानी उबाला जाता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं और घने अंधेरे में भी बिजली पैदा होती है। दूसरा तरीका है हत्ता पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। पहाड़ों की गहराइयों में दिन के समय बची हुई फालतू सोलर बिजली का इस्तेमाल करके पानी को एक बहुत ऊंचे जलाशय में पंप किया जाता है। फिर जब रात होती है और ग्रिड में बिजली की कमी होने लगती है, तो उसी पानी को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन घूमते हैं। ये असल में प्रकृति के बीच बनी एक बहुत बड़ी पानी की बैटरी है। और तीसरा तरीका है ग्रिड स्तरीय लिथियम आयन बैटरी पार्क्स का निर्माण करना, ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत बिजली दी जा सके। ये विशाल बैटरी पार्क्स दिन के समय पैदा होने वाली हजारों मेगावाट घंटे की ऊर्जा को सोखने और शाम के संकट को दूर करने के लिए 6 घंटे का बैकअप देने का वादा करते हैं। इस तरह दिन भर की बिजली को 3 तिजोरियों में बंद कर दिया जाता है: गर्मी की तिजोरी, पहाड़ों की झील और रासायनिक बैटरियों का समंदर। सूरज डूबते ही इन तिजोरियों को खोल दिया जाता है। चूंकि दुबई दिन की अवधि को तो बढ़ा नहीं सकता, इसलिए वो दिन के उजाले को समेटकर अंधेरे में खोलने की कोशिश कर रहा है। सुनने में ये एक बहुत बड़ी जीत लगती है, लेकिन असली डर ये है कि इस विशाल शहर की भूख के सामने ये तिजोरियां कितनी छोटी हैं। आइए हम और आप इन दोनों आंकड़ों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इस सच का सामना किया जा सके कि ये विशाल ढांचा असल में कितना कमजोर है। जब आप और मैं किसी विशाल सोलर पार्क के बारे में सुनते हैं, जिसकी क्षमता हजारों मेगावाट बताई जाती है, तो ऐसा लगता है कि यह पूरा देश चला सकता है। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, तो सच कुछ और ही निकलता है। ये तथाकथित नेम प्लेट क्षमता कोई गारंटी शुदा बिजली उत्पादन नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कागजी दावा है जो केवल आदर्श परिस्थितियों में ही सच हो सकता है। असल दुनिया में पीक लोड यानी बिजली की सबसे ज्यादा मांग एक क्रूर और समझौता न करने वाली हकीकत है। हमें मीडिया की चमचमाती सुर्खियों से हटकर दो बुनियादी चीजों के बीच के अंतर को समझना होगा, जिन्हें अक्सर जानबूझकर उलझा दिया जाता है: मेगावाट और मेगावाट घंटे। मेगावाट हमें यह बताता है कि कोई सिस्टम किसी एक सेकंड में ग्रिड में कितनी तेजी से बिजली भेज सकता है। वहीं मेगावाट घंटे ये तय करते हैं कि वो सिस्टम पूरी तरह ठप होने से पहले इस बहाव को कितनी देर तक संभाल सकता है। एक बहुत बड़ा बैटरी सिस्टम शायद 6 घंटे तक बिजली दे सकता है, लेकिन वो पूरे शहर को चलाने लायक ताकत कभी पैदा नहीं कर सकता। वो ग्रिड के सिर्फ एक बहुत छोटे से हिस्से की भूख मिटा पाता है। जैसे जैसे साफ सुथरी ऊर्जा कुल स्थापित क्षमता का 5वां हिस्सा बनने की ओर बढ़ रही है, हमें एक कड़वा और डरावना सच दिखाई देता है। सच ये है कि पुराना सिस्टम कहीं गया ही नहीं है। जब रेगिस्तान में सोलर पैनल बिछाए जा रहे थे, तब उन विशाल गैस से चलने वाले बिजली घरों को बंद नहीं किया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिजली की मांग एक ऐसा निशाना है जो लगातार भाग रहा है। दुबई का पीक लोड लगातार 10,000 मेगावाट के आंकड़े को पार कर रहा है। हर दिन नए खाते खुल रहे हैं, नई गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो रही हैं, नए कूलिंग प्लांट और पानी को साफ करने वाले कारखाने सीधे रेत से निकलकर आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं। साफ ऊर्जा का एक नया मेगावाट
जरूरी नहीं कि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने मेगावाट की जगह ले। असलियत में तो ये अक्सर शहर द्वारा पैदा की गई बिल्कुल नई और अंतहीन मांग के पेट में समा जाता है। अब ये सवाल ही नहीं बचा कि क्या दुबई और ज्यादा सौर ऊर्जा बना सकता है। असली चिंता और जांच का विषय यह है कि क्या ये शहर बीमारी को जन्म देने की अपनी रफ्तार से तेज गति से उसका इलाज ढूंढ पा रहा है या पीछे छूट रहा है। यही बात हमें एक बहुत ही गहरी और खामोश हताशा की तरफ ले जाती है। जब हम हरित क्रांति या ग्रीन ट्रांजिशन की प्रचार वाली तस्वीरों को देखते हैं तो हमें बेहद चालाकी से सिर्फ एक खास फ्रेम दिखाया जाता है। हमें नीले पैनलों की अंतहीन कतारें, विशाल सीएसपी प्लांट के चमचमाते टावर और कांच साफ करते रोबोट दिखाए जाते हैं। हमें बड़े बड़े लक्ष्य, बड़े प्रतिशत और विश्व रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं ताकि हम असली हकीकत को न देख सकें। लेकिन जरा उस चीज पर गौर कीजिए जिसे जानबूझकर इस खूबसूरत फ्रेम से बाहर रखा जाता है। वो है बैकअप में घूमते हुए टरबाइन और रात के अंधेरे में ग्रिड को स्थिर रखने के लिए जलने वाला जीवाश्म ईंधन। उस छिपे हुए सच में शामिल हैं ट्रांसमिशन लाइनों का बिछा हुआ जाल, सबस्टेशन, कूलिंग प्लांट और वो भारी भरकम मशीनरी जो आसमान में एक छोटा सा बादल आते ही या सूरज ढलते ही पूरी ताकत से चालू हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुबई अपने सौर ऊर्जा के दावों को लेकर झूठ बोल रहा है। वे सोलर प्लांट बिल्कुल असली हैं और उनसे पैदा होने वाली बिजली भी पूरी तरह सच है। लेकिन खतरा इस बात में है कि हमें केवल वही हिस्सा दिखाया जा रहा है जो वे दिखाना चाहते हैं। विज्ञापन की उस चमचमाती तस्वीर को बहुत ही चालाकी से क्रॉप कर दिया गया है ताकि असली कहानी पीछे छूट जाए। एक बेहद विशाल और जटिल मशीन के सिर्फ एक छोटे से पुर्जे को दिखाकर पूरे सिस्टम की सफलता का दावा किया जा रहा है। सौर ऊर्जा आज एक बड़ा प्रतीक बन चुकी है, लेकिन रेगिस्तान की बेरहम गर्मी में जिंदा रहना प्रतीकों के भरोसे मुमकिन नहीं है। ये उन तमाम चीजों पर निर्भर करता है जिन्हें प्रमोशनल वीडियो से बहुत ही सफाई से काट दिया गया है। आज आप और मैं जिस दुबई को देखते हैं वो विज्ञापनों की चमक से नहीं बल्कि पर्दे के पीछे छिपी हुई महामशीन के दम पर सांस ले रहा है। अगर इस मशीन को इसकी आखिरी सीमा तक भी बढ़ा दिया जाए तो भी इसे एक ऐसे दुश्मन से लड़ना होगा जो कभी थमता नहीं है, और वो है खुद दुबई का बेकाबू विस्तार। हम एक ऐसी दौड़ को देख रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अगर हम एक चार्ट पर दो रेखाएं खींचें तो पहली रेखा साफ ऊर्जा और उसके स्टोरेज के आक्रामक फैलाव को दिखाती है। चार्ट की दूसरी रेखा बिजली, साफ पानी और एयर कंडीशनिंग की लगातार बढ़ती मांग को दर्शाती है। ये दोनों ही रेखाएं बहुत तेजी से ऊपर की तरफ भाग रही हैं। अब असली सवाल सिर्फ इतना है कि इनमें से कौन सी रेखा ज्यादा तेजी से ऊपर जा रही है। ये शहरी विकास का एक ऐसा खतरनाक और कभी ना टूटने वाला चक्रव्यूह बन चुका है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। दुबई दुनिया भर के अमीरों, बड़े कारोबारों और आलीशान पर्यटन को अपनी तरफ खींचता है। लोगों की ये भारी भीड़ बंद और वातानुकूलित इमारतों की मांग करती है जिन्हें ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी और बिजली की जरूरत होती है। ये नया ढांचा शहर को और बड़ा होने का मौका देता है और ये नया विस्तार तुरंत और ज्यादा ऊर्जा की मांग करने लगता है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने के केवल 3 रास्ते हैं और यकीन मानिए इनमें से एक भी आसान नहीं है। पहला रास्ता है और ज्यादा साफ ऊर्जा का निर्माण करना। यह दिन के समय गैस पर हमारी निर्भरता को तो कम करता है, लेकिन इसके लिए जमीन के बहुत बड़े हिस्से की जरूरत होती है और यह ग्रिड की संतुलन बनाए रखने की क्षमता पर भारी दबाव डालता है। दूसरा रास्ता है ऊर्जा को सहेजने यानी स्टोरेज की क्षमता को बढ़ाना ताकि दिन की बिजली को रात में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन इसके लिए बहुत बड़े निवेश, कीमती खनिजों और जमीन की जरूरत होती है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों की राहत पाने के लिए। तीसरा रास्ता है बिजली की मांग को ही कम कर देना, जैसे इमारतों के इंसुलेशन को बेहतर बनाना, कांच के चमकीले डिजाइनों को बंद करना, कूलिंग सिस्टम को बेहद कुशल बनाना और बिजली इस्तेमाल करने के समय को नियंत्रित करना। हालांकि ये दिखने में सबसे साधारण और बोरिंग रास्ता लगता है। जाहिर है आप दीवारों की मोटाई बढ़ाने जैसी मामूली चीजों पर कोई आकर्षक ड्रोन वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल नहीं कर सकते। लेकिन हकीकत यही है कि केवल यही एक रास्ता बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय उसकी असली जड़ पर वार करता है। कड़वा सच ये है कि दुबई अपनी कांच की मीनारों और असीमित विलासिता के इस ढांचे को बचाने की जितनी कोशिश करेगा
उसे पर्यावरण की मार से बचने के लिए उतनी ही बड़ी ऊर्जा मशीन खड़ी करनी होगी। इस जंग में कभी कोई अंतिम जीत नहीं मिलने वाली। यहां ऐसा कोई समारोह नहीं होगा जहां यह घोषणा की जा सके कि हमने गर्मी को हमेशा के लिए हरा दिया है। यहां सिर्फ अगली सुबह होगी, एक नया तपता हुआ सूरज होगा, तापमान का एक नया रिकॉर्ड होगा और वही थका देने वाला चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। अब रात के 8 बज चुके हैं। क्षितिज पर सूरज पूरी तरह डूब चुका है और आसमान में गहरा अंधेरा है। मरीना की गगनचुंबी इमारतें, पाम आइलैंड पर बने आलीशान होटल और बड़े बड़े मॉल रोशनी से जगमगा रहे हैं। लेकिन अगर आप और मैं इस चमक दमक के पीछे देखें तो जमीन के नीचे और शहर की सीमाओं पर हजारों एसी कंप्रेसर, पानी के पंप, गैस टरबाइन और केमिकल बैटरियां रात के सन्नाटे में चीख रही हैं। ये सभी मशीनें आपस में मिलकर एक ऐसी अंधी दौड़ में लगी हुई हैं जो रेगिस्तान की झुलसाने वाली गर्मी को शहर के अंदर आने से रोक सके। दुबई ने यह साबित कर दिया है कि इंसान एक ऐसे माहौल में भी चमचमाता हुआ शहर खड़ा कर सकता है जो इंसानी जिंदगी को पूरी तरह खारिज करता है। सोलर पैनलों का यह विशाल समंदर इस अविश्वसनीय कामयाबी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहद वास्तविक हिस्सा है, जो इस विशाल मशीनरी को चलाने के लिए लगातार असीमित बिजली पैदा कर रहा है। ये सोलर पैनल गैस की खपत को तो कम करते हैं और एक स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन सूरज अपनी ऊर्जा केवल प्रकृति के बनाए नियमों और समय के अनुसार ही देता है, जबकि यह शहर अपनी बिजली इंसानी इच्छाओं और विलासिता की जरूरतों के हिसाब से मांगता है। प्रकृति के समय और इंसान की इस बेकाबू जिद के बीच के इस भयानक अरबों डॉलर के फासले को पाटने के लिए लगातार पिघले हुए नमक, पानी के पंपों, लिथियम बैटरी और लगातार शोर करते गैस टरबाइनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सच तो यह है कि दुबई ने रेगिस्तान पर कोई जीत हासिल नहीं की है। उसने बस एक ऐसी विशाल और बेहद शोर करने वाली मशीन खड़ी कर ली है जो इस भीषण रेगिस्तानी गर्मी को कांच की दीवारों के उस पार धकेलने का काम कर रही है, ताकि भीतर बैठे लोगों को इसका एहसास तक ना हो। और हर बार जब सूरज ढलते ही इस मशीन को खुद को दोबारा साबित करना पड़ता है कि क्या ये इस रेगिस्तान के आगे टिकने के काबिल है, ये मशीन कभी नहीं रुकती और ना ही आधुनिक दुनिया को चलाने वाले इन छिपे हुए सिस्टमों को उजागर करने की हमारी ये खोजी पत्रकारिता थमेगी। अगर इस गहरी जांच ने आपके सोचने के नजरिए को थोड़ा भी बदला है, तो आप और मैं मिलकर इस सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे भी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के इन झूठे दावों और भ्रम की परतों को एक एक करके उखाड़ते रहेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि हमें अगले किस बड़े शहर के इस छिपे हुए इंजन का पर्दाफाश करना चाहिए। विदा लेने से पहले एक आखिरी बात, ये डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से स्वतंत्र विश्लेषण है जिसे केवल शिक्षा के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस जांच में शामिल सभी ग्रिड क्षमताएं, कूलिंग की मांग और ऊर्जा नीतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों और साल 2026 तक के क्षेत्रीय अनुमानों पर आधारित हैं। शहरों की ऊर्जा नेटवर्क बेहद तेजी से बदलने वाले तंत्र होते हैं और यहां जिन आंकड़ों पर चर्चा की गई है वे इस अंतहीन दौर की केवल एक तात्कालिक तस्वीर को दर्शाते हैं। इस सामग्री का उद्देश्य किसी भी प्रकार की औपचारिक इंजीनियरिंग, वास्तुकला या निवेश संबंधी सलाह देना बिल्कुल नहीं है। इस चकाचौंध के पीछे छिपे कड़वे सच को देखने और हमारी इस खोजी रिपोर्ट पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही एक और बड़े खुलासे के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें और पर्दे के पीछे की सच्चाई को देखते रहें।